ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड. ओके, तो टोटल वी हैव कंप्लीटेड 3 कोड्स एज ऑफ नाउ. पहले कौन सा कोड पढ़ा हमने? वेजेस वाला पढ़ा, फिर हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ा, फिर हमने ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ पढ़ा, एंड अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ इन दिस आई वांट यू टू फर्स्ट रिमेंबर दीज चैप्टर वाइज. ओके, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जो है इज ईपीएफ. चैप्टर 3 क्या है? ईपीएफ. देखो, सोशल सिक्योरिटी कोड है एंड ये कोड में चैप्टर नंबर्स है. तो सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले? ईपीएफ. सेकेंड वी आर लर्निंग ईएसआई. ईएसआई इज चैप्टर नंबर 4. देन वी हैव ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी इज चैप्टर नंबर 5. Then we have maternity benefit, chapter number 6. Then we have employee compensation, chapter number 7. Then we have social security for BOCW, chapter number 8. Then chapter number 9. पता है अब भी हमने social security पढ़ा था for unorganized workers. मैंने आपको बोला था हम अलग से पढ़ने वाले chapter 19 में. This is chapter number 9. सबको समझा? And what is chapter 13? एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग. बीच का तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम. सबसे पहला ईपीएफ, देन ईएसआई, देन ग्रेच्युटी, देन मैटरनिटी, देन वेरी गुड, देन सोशल सिक्योरिटी फॉर BOCW. ऐसा याद रखो, BOCW, that is building and other construction workers. After that, unorganized workers, and last one is employment information and monitoring. याद हो गया सबको? चलो one more time, last time. Chapter 3 EPF, Chapter 4 Chapter 5, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8 BOCW, Chapter 9 unorganized worker, and Chapter 13 employment information monitoring. Everybody understood this? This all we are going to learn. Okay, इसमें main all of these things are there. Okay, so सबसे पहला we are going to learn the applicability of this. You understand what is meaning of applicability? किसको ये अप्लाई करेगा? तो हर एक चैप्टर वाइज अप्लीकेबिलिटी अलग अलग है. जैसे ईपीएफ अप्लाई करता है जहाँ पे 20 और मोर आर एम्प्लॉयड. मिला आपके टेक्स्ट बुक में? हाउ मेनी आर एम्प्लॉयड? 20 और मोर आर एम्प्लॉयड. यहाँ पे ईपीएफ अप्लाई करता है. पहले मुझे बताओ, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईपीएफ? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? देखो, ये जो सारा बेनिफिट है अंडर दिस चैप्टर, ये जो सारा बेनिफिट है अंडर दिस, इट इज समवेयर और अदर रिलेटिंग टू योर एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी. आपको पता है सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए डू यू नीड सम सेफ्टी? जैसे कि सपोज आपका जॉब छूट गया, क्या आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए? Yes, so we are talking about all of this. After retirement, do you need some security कि that आपका घर चल सके? Yes, so all of this is called as social security legislation. So सबसे पहला क्या है उसमें? PF. PF मतलब Provident Fund. जब से तुम कमाना शुरू करोगे तब से आपका सैलरी का एक हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट होएगा. तो डू यू अग्री? लमसम बन रहा है. एंड जब तुम रिटायर हो जाओगे, जब काम नहीं कर पाओगे या फिर बड़ा सा खर्चा आ रहा है, तुम उसमें से पैसा उठा के खर्चा कर सकते हो. सो इज इट अ सोशल सिक्योरिटी? यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड. तो ये जो आपका पीएफ है, ये पीएफ कहाँ पे अप्लाई करता है? हाउ मेनी आर एम्प्लॉयड? 20 or more are employed. Is this understood well? How many are employed? 20 or more are employed. Okay. लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे कम लोग भी है.
तो क्या वॉलेंट्री हो सकता है? वॉलेंट्री हो सकता है, लेकिन इसमें ना एम्प्लॉयर एंड वर्कर दोनों का मर्जी चाहिए, बिकॉज इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। समझा सबको? सो दे हैव टू मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन टू होम? अ कमिश्नर। अभी इसमें कमिश्नर का नाम है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सो बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू हिम यू कैन स्टार्ट विथ योर वॉलेंटरी ईपीएफ। एकदम आसान है ईपीएफ। ओके, सो लेट्स मार्क इन योर टेक्स्ट बुक। पहले तो तुम्हारे बुक में चैप्टर हेडिंग डालो, सोशल सिक्योरिटी कोड, and in that the first one we are learning is applicability. This is chapter 19, social security code 2020। एक वेजेस को छोड़ के सारा 2020 है, ठीक है? हो गया है हेडिंग लिख के? नाउ राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी वहां पे आपके प्रिंट आउट का पेज नंबर लिख लो। What is the page number? Yes. After writing all of this, come to that page number. ईपीएफ के लिए कितना याद रखोगे? 20 और मोर। एकदम आसान है ये, समझा? कैन वी गो टू ईएसआई? इतना मार्किंग हो गया सबका? अच्छा, ईएसआई मैंने आपको चैप्टर 13 में भी पढ़ाया था, किसी को याद है यहाँ से? वो तो फुल फॉर्म है, और कुछ याद है? So where is this ESI applicable? Every establishment where how many are employed? 10 or more. But it is not applicable to seasonal. It is always applicable to non-seasonal factories. ठीक है, अंडरलाइन किया। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, अगर फैक्ट्री में एक ही जन एम्प्लॉयड है तो क्या ESI अप्लाई करता है? नहीं। कितना लोग चाहिए? 10 चाहिए। लेकिन सपोज वो फैक्ट्री हजार्डियस है, मतलब केमिकल के साथ काम करता है, तो एक भी एम्प्लॉयड है तो भी कवर्ड है। सबको समझ में आ गया इतना? सो कैन यू सी द स्पेशल पॉइंट देयर? Chapter 4 will be applicable to establishment which carries on hazardous or life-threatening occupation even if a single employee is employed. I hope everyone understood this point. Okay. Now the next point talks about plantation organization. Have you heard of plantation? झाड़ पत्ते फूल पत्ते उगाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। अभी प्लांटेशन को ये एक्ट अप्लाई करना है तो कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट? एम्प्लॉयर का कंसेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयर अगर कंसेंट देगा तो ESI अप्लाई करेगा। सो इट इज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट। ओके, सो ही हैज टू गिव हिज कंसेंट, मतलब विलिंगनेस देना है किसे? कॉर्पोरेशन को। आई होप आप लोग मार्किंग्स कर रहे हो एंड लिख रहे हो। प्लांटेशन वाला पॉइंट विल बी अप्लीकेबल लाइक दिस इज नॉट अ फैक्ट्री बट दिस इज अ प्लांटेशन। ये फैक्ट्री नहीं है, ये क्या है? कौन सा इंडस्ट्री है? प्लांटेशन इंडस्ट्री है। उसे ये ESI कब अप्लाई करेगा? व्हेन एम्प्लॉयर गिव्स हिज विलिंगनेस। ओके,
employer of plantation may opt for this application by giving his willingness to the corporation where benefits will be available to its employees. Everybody understood this? बस इतना मार्क करो सेकेंड में. तो ईपीएफ में 20 और मोर याद रखना है, तो ईएसआई में कितना याद रखना है? 10 और मोर याद रखना है. नाउ ग्रेचुटी, आपको पता है ग्रेचुटी क्या होता है? थैंक यू होता है. कभी जब आप जॉब छोड़ के जाओगे ना, तभी आपको एम्प्लॉयर बोलेगा थैंक यू, लेकिन थैंक यू बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है. तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेचुटी. इज इट अगेन अ रिटायरमेंट बेनिफिट? यस. सो नाउ वी हैव टू चेक द applicability of the same. Irrespective of number of workers employed, it is applicable to every factory, mine, oil field, plantation, port and railway. Come on, repeat with me. Factory, mine, oil field, plantation, port and railway. Irrespective of number of workers. समझ में आ गया? अंडरस्टूड? एक जन एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई करेगा? यस. लेकिन जो फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड नहीं है एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे कितने लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए? 10 और मोर इन प्रीसीडिंग हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स टू मेक दिस लॉ अप्लीकेबल. ओके, तो ईएसआई इज 10, ग्रेचुटी इज 10, ईपीएफ इज 20. याद रहेगा सबको? क्लियर? ओके. देन maternity benefit, again same provision. First, it is applicable irrespective of number of workers. To whom? Factory, mine, plantation. Factory, mine, plantation. An organization belonging to whom? Government. बाकी सारे सब में कितने एम्प्लॉयड होने चाहिए? 10 और मोर. सो 3 organizations are 10 और more. Correct? EPF is 20, ESI 10, ग्रेचुटी 10, मैटरनिटी 10. सबको समझा इतना? एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन, अब ये स्पेशल पॉइंट है. ये लॉ ना 1923 का था. कब का था? 1923 का लॉ था. अभी इसमें भी पता है किसे कॉम्पेंसेशन देते हैं? एम्प्लॉइज को. जब भी काम करते करते फैक्ट्री में कोई हादसा होता है तभी. समझा? डू यू एग्री इट इज सिमिलर टू हेल्थ बेनिफिट्स ओनली? यस. इसलिए ईएसआई एंड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक साथ नहीं मिलेगा. तो जहाँ पे ईएसआई अप्लाई करता है वहाँ पे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अप्लाई नहीं करेगा. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? वहाँ पे लिख के रखो. प्रायोरिटी मिलेगा ईएसआई को. ओके, तो जहाँ पे ईएसआई अप्लाई करता है वहाँ पे एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अप्लाई नहीं करेगा. कौन सा चैप्टर में है ईएसआई? चैप्टर 4. तो जिसे चैप्टर 4 अप्लाई नहीं करता उसे चैप्टर 7 अप्लाई करता है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कैन वी गो टू नेक्स्ट? सोशल सिक्योरिटी फॉर BOCW किसे अप्लाई करेगा? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है उसे अप्लाई करेगा. किसके बेनिफिट के लिए? जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में काम करता है. देन सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. हैव यू हर्ड ऑफ गिग वर्कर्स? जेप्टो, जोमैटो, ये सब में जो काम करते हैं उनको कौन से वर्कर्स बोलते हैं? गिग वर्कर्स बोलते हैं. जो ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं काम करते, दे आर ऑन सम यूनिक वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे हम कहते हैं गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. ये सबको एक ही लॉट में डाल दिया है. एंड कौन सा चैप्टर बनाया उनके नाम पे? चैप्टर 9 बनाया. सो नाउ दे से, दे मतलब गवर्नमेंट कहता है एम्प्लॉयर तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं करवा रहे हो, परमानेंट बेसिस पे काम नहीं करवा रहे हो, तो यू आर नॉट गिविंग बेनिफिट. ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. ऑल बेनिफिट हैज टू बी गिवन टू दीज वर्कर्स एज वेल. ओके, समझा है? एंड लास्ट में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग. सपोज आपको जॉब ढूंढने जाना है,
गवर्नमेंट जॉब कहाँ जाओगे? हैव यू हर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेबसाइट्स? नहीं सुना है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देयर इज ऑफिशियल वेबसाइट कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफिकली PSUs, जब भी उनके यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होता है उन्हें ये वेबसाइट में डालना पड़ता है। तो जिसे भी जॉब चाहिए क्या वो ये वेबसाइट से चेक कर सकता है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग। सो दे टेक केयर ऑफ करियर सेंटर्स, वैकेंसीज, पर्सन सीकिंग सर्विसेज ऑफ करियर सेंटर्स एंड एम्प्लॉयर्स। हाँ, हम लोग जब ये पढ़ेंगे ना तब आगे जाके पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई अभी मैंने नहीं समझाया था। चलो सो वापस हम लोग अप्लीकेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लें। व्हाट इज फॉर EPF 20 और मोर, ESI 10 or more. After that gratuity 10 or more, but it applies to whom? Irrespective factory, mine, oil field, plantations, port, railways, correct? The same goes for maternity also, लेकिन वहाँ पे 3 ही नाम है, factory, mines and plantations, and organization belonging to government, समझा? and बाकी सारों को 10 or more. After that employees compensation किसे अप्लाई करता है? जिसे चैप्टर 4 अप्लाई नहीं करता उसे ये वाला चैप्टर अप्लाई करेगा। BOCW का अप्लाई करेगा। अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें 3 नाम है, अनऑर्गेनाइज्ड है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है। आई होप सबको समझा सारे पॉइंट्स। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक, 15 मिनट्स लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। So let's go to some definitions. सबसे पहला हम BOCW डेफिनेशन देखेंगे। कौन सा डेफिनेशन देखेंगे? BOCW, दैट इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। व्हाई आर वी नॉट डूइंग AG का डेफिनेशन? सेम लाइक कोड ऑफ वेजेस हमने पढ़ा था। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू BOCW एंड इन दिस यू कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे? शॉर्ट नोट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ BOCW? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में होगा, लेकिन इसका कुछ डेफिनेशन है जो हम इस तरह से याद रखेंगे। पहले वर्ड्स याद रखो, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस। वापस एक बार पढ़ो, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। डू वी नो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? बनाना। डिमोलिशन मतलब तोड़ना, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, रिपेयर मतलब रिपेयर करना, मेंटेनेंस मतलब मेंटेन करना। वेरी गुड। ऑफ व्हाट? अभी याद रखो, ड्रेनेज, स्ट्रीट रोड, देन रेलवे, देन ट्रैम, देन एयरफील्ड, देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। समझा? चलो याद रखो वापस, बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड, रेलवे, ट्रैम, एयरफील्ड, इरिगेशन, ड्रेनेज। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये सब आप इसमें जो भी काम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। लेकिन इसका ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहला, फैक्ट्री और माइन जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, बिकॉज डू यू अग्री अलग से लॉ है इसके लिए। दैट्स व्हाई इट डज नॉट कम अंडर व्हाट? Yes, BOCW. दूसरा, where less than how many are employed? 10 are employed. समझा? Less than 10 are employed, it does not come under
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट. जस्ट इमेजिन तुम्हारे गांव में एक ज़मीन है, वहाँ पे तुम्हें घर बनाना है तुम्हारे रहने के लिए, तो इट इज़ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. एंड जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होने वाला है वो लेस देन 50 lakhs है और डज नॉट एक्सीड 50 lakhs है. तो क्या तुम ये खुद के लिए बना रहे हो? ऑब्वियसली मजदूर एम्प्लॉय करोगे, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs. इट डज नॉट कम अंडर BOCW. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? एकदम आसान डेफिनेशन है. चलो इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लो तुम्हारे बुक में. आई रिपीट लास्ट वाला पॉइंट. एक्सेप्शंस पूरा रिपीट करता है. पहला क्या कहता है? फैक्ट्री और माइन. दूसरा लेस देन 10 आर एम्प्लॉयड. एंड तीसरा आप खुद का रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर बना रहे हो. ओके, फॉर प्राइवेट पर्पस, किसी के लिए नहीं बना रहे हो, बेचने के लिए नहीं बना रहे हो, खुद के रहने के लिए बना रहे हो. एंड उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग हाउ मच? 50 lakhs. एंड BOCW डज नॉट अप्लाई. अगर BOCW अप्लाई नहीं करता, इसका मतलब क्या है? तुम्हें बेनिफिट्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. डिड यू अंडरलाइन ऑल द पॉइंट्स? इसमें से बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन कंटेंट के लिए इतना याद रखो. इतना मार्क किया सबने? एंड देन गो टू एग्जामिशन. यहाँ से डज नॉट इंक्लूड है. सो इसमें सबसे पहला क्या है? माइन और फैक्ट्री. दूसरा क्या है? लेस देन 10 आर एम्प्लॉयड इन प्रीसीडिंग 12 months. तीसरा क्या है? Yes, own residential purpose, where total cost is not exceeding 50 lakhs. Please read कर लो एक बार पूरा definition. समझ में आ गया पूरा? BOCW लिख पाओगे इतना? ओके. Employee again same like code, so we are not doing it here. Do the markings well. फैक्ट्री भी यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भी तो पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था. Okay, but there are few other definitions which we need to do. We have to do dependent का definition. कौन सा definition कर रहा है? Dependent. अभी ये dependent क्या होता है? We have to remember. देखो, जब भी ESI होगा ना, ESI मतलब स्टेट इंश्योरेंस, तो आपको उसमें क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलता है ना. तो सपोज इंश्योर्ड जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? डिपेंडेंट्स को मिलेगा. डिपेंडेंट्स को कब मिलेगा? जब भी इंश्योर्ड मर जाता है तभी, बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द इंश्योर्ड. डिड यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट. सबसे पहला, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय. डिसीज मतलब वो मर चुका है. ओके, तो कौन कौन आएगा उसमें? सबसे पहले विडो. देखो तुम्हें ना एक एम्प्लॉय को ध्यान में रखना है, एंड ये एम्प्लॉय मर चुका है, उसके क्या था बाय द वे, नहीं होता है ऐसा जब भी हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, तो इट हैपेंस, दैट्स ओके. सो ये जो डेथ है वो किसकी डेथ हुई है? इंश्योर्ड की डेथ हुई है. किसकी डेथ हुई है? इंश्योर्ड. अभी इंश्योर्ड की डेथ हुई है तो डिपेंडेंट का बेनिफिट देना है,
तो हु इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. तो ये सब रिलेशन आपको इसे ध्यान में रख के करने हैं. सो विडो है, विडो का मतलब क्या होगा? उसका हस्बैंड वॉज इंश्योर्ड. आई होप आपको समझा. ओके, सो विडो इज डिपेंडेंट. सेकेंडली, माइनर चाइल्ड, आइदर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड, आइदर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, दोनों होगा माइनर चाइल्ड. तीसरा, विडोड मदर. व्हाट इज विडोड मदर? फादर इज नॉट अलाइव, सो इट्स अ विडोड मदर. तीनों याद हो गए. पहला क्या है? विडो. दूसरा माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट, और तीसरा विडोड मदर. देन जब वो मरा तभी उसके सैलरी पे ये लोग जी रहे थे. ये लोग मतलब कौन? बेटा या तो बेटी. कितने साल तक? 25 साल तक. तो याद रखो 25 साल तक ये लोग कवर्ड है, उसके बाद कवर्ड नहीं है. लेकिन सपोज वो इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब अनसाउंड माइंड है, खुद नहीं कमा सकते, तो लाइफ टाइम. एवरीबडी अंडरस्टूड? क्लियर है? सो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? व्हेन होली डिपेंडेंट ऑन हिज इनकम, सन और डॉटर, अप टू 25. इन केस ऑफ इन्फर्मिटी इट इज लाइफ टाइम. देन तीसरा कैटेगरी, विडोवर, फादर, माइनर चाइल्ड, माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर, विडोड डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड ऑफ प्रीडिसेस्ड सन. इसमें से क्या नहीं समझा बताओ? प्रीडिसेस्ड सन नहीं समझा? पप्पा के पहले बेटा मर गया, प्रीडिसेस्ड. इंश्योर्ड कौन है? उसके पप्पा है. देखो जनरेशन बना, फैमिली. आर यू एबल टू इमेजिन? सोचो, इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड जो है वो मर गया है, लेकिन वो मरने के पहले उसका बेटा मर गया था, उसकी बहू है और उसका छोटा बच्चा भी है. मेंटल मैपिंग कर पाए? अगर मेंटल मैपिंग नहीं कर पाए तो तुम्हारे दिमाग में इतना भूसा भरा पड़ा है, यू रियली नीड अ ब्रेक. समझा? चलो वापस, अभी मैं आपको पिक्चर बना के बताती हूँ. फादर है, दिस फादर इज इंश्योर्ड, बराबर. इसका बेटा है सन, लेकिन मैं मर गया. तो जब ये बेटा पहले मरता है, इसको क्या बोलते हैं? प्री डिसीज्ड सन. समझा? इसका भी बेटा है, माइनर child, plus he is married, so wife is there. Did you understand this? Now we are making relation of this person, this is insured, right? तो अरे गलती हो गया, सॉरी. मतलब इसकी वाइफ और उसकी मम्मा. समझा मैंने क्या बोला? सो इसका रिलेशन है. डू यू कॉल दिस पर्सन एज विडोड डॉटर इन लॉ? आई होप आपको समझ में आ गया. बिकॉज उसका बेटा मर गया है तो उसे बोलते हैं विडोड डॉटर इन लॉ. एंड इसको क्या बोलेंगे? माइनर चाइल्ड ऑफ प्रीडिसेस. आई होप आपको समझा ये सारी चीजें. क्लियर है? ओके, सो दिस इज योर एंटायर फैमिली, डिपेंडेंट फैमिली. एक बार रिवाइज कर लो इसे. विडो, माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, विडोड मदर. दूसरा कैटेगरी होली डिपेंडेंट, 25 साल याद रखो सन एंड डॉटर के लिए, लेकिन इनफर्म है तो लाइफ टाइम. तीसरा बड़ा लिस्ट है, विडोवर, फादर, माइनर चाइल्ड, ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर, विडोड डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड ऑफ प्रीडिसेस्ड सन. सबको समझा? राइट डाउन दिस. No, no, no. ये वाला ना, you have to write like this only. Yes. उसका भी, हाँ उसका लिखा ना आपने पेज नंबर? हाँ तो लिख लो. कौन सा पेज नंबर है BOCW के डेफिनेशन का? 159.
हाँ, अलग होता है ना, मेल एंड फीमेल, क्या तुम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सा सेकेंड? देख, व्हेन दिस पर्सन डाइड, तभी ये लोग जो है वो फुल्ली किसके इनकम पे डिपेंडेंट थे? इसके, समझा? ये पर्सन के। तो ऐसे लोग कौन है? सन और डॉटर। बट ये लोग कितने साल तक कवर होंगे? 25 साल। उसके बाद वो डिपेंडेंट है, फिर भी मैटर नहीं करता, वो नहीं कमा रहे, उनकी गलती है। अप टू 25 दे विल बी कवर्ड, बट सपोज दे आर इनफर्म, तो लाइफ टाइम दे विल बी कवर्ड। समझा? हो गया? और इफ इनफर्म, INFIRM, इनफर्म। आगे बढ़े? ओके, चलो अभी तक देखो, एम्प्लॉयमेंट इंजरी पढ़ते हैं। आपको पता है इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट इंजरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? What is employment injuries? You are working in the organization, suddenly you met with an accident, an injury हो गया. Is it employment injury? Yes. दूसरा ऑप्शन, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, सडन और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू केमिकल के वजह से कैंसर हो गया. इज इट डिजीज और इंजरी? ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, ये आपके काम के प्रोफाइल की वजह से हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड एज एन occupational disease. Everybody understood the difference? So this is employment injury का मतलब क्या होता है? It's a personal injury. क्या है ये? Personal injury है. To whom? Employee. Either due to accident or due to occupational disease. सबको समझा? अब सपोज वो काम की वजह से बाहर गया था,
तो क्या वो ऑक्यूपेशनल डिजीज या फिर इंजरी नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, वेदर इनकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कोई डाउट है? ठीक है, लिख लिया सबने? राइट डाउन। क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है? बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन योर ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। Okay, next one. So next you have, पहले आप डिसेबलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ? बाकी है लिखना? नहीं ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसेबलमेंट? इनएबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज डिसेबलमेंट। सपोज आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, वुड यू बी एबल टू वर्क? नो। एंड आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ एंड आप कोमा में चले गए। इज इट डिसेबिलिटी? यस। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यस, इनएबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एज अ डिसेबलमेंट। समझा? अभी डिसेबिलिटी और डिसेबलमेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पररी एंड दूसरा होता है परमानेंट। समझा? एक होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट। अभी टेम्पररी मतलब क्या होता है? जो आपको इंजरी हुआ है वो जो है वो टेम्पररी बेसिस का है कि परमानेंट बेसिस का है? टेम्पररी है। लाइक फ्रैक्चर, टेम्पररी और परमानेंट। एंड हाथ कट जाना, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? क्लियर विद दिस? तो टेम्पररी इंजरी का आपको तब तक मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, तब तक फायदा मिलेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? सो इट इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी? क्या था? या तो एक्सीडेंट की वजह से होता है या तो ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। समझा है? रिक्वायरिंग मेडिकल treatment and you are incapable of doing work but on temporary basis. Okay, वापस एक बार पढ़ो। Condition everybody understood this? So this word is very important. But when you go to permanent, permanent का मतलब है कि यहाँ पे ये जो inability है वो permanent रहने वाला है। लेकिन वो परमानेंट इनएबिलिटी या तो टोटल हो सकता है या तो पार्शियल हो सकता है। अभी ये कैसे डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा कि आपका अर्निंग कैपेसिटी जो है, जो आप कमा पा रहे थे, वो अर्निंग कैपेसिटी में कितना लॉस हुआ है। ओके, लाइक सिंपल एग्जांपल, देयर वाज अ बस ड्राइवर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके वजह से उसका एक हाथ कट चुका है। अभी एक हाथ कट चुका है, कैन ही ड्राइव अ बस नाउ? नो, ऑब्वियसली ही कैन डू अदर थिंग्स, बट कैन आई से 50% लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी? यस, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दैट इज टेम्पररी और परमानेंट? परमानेंट, बट इट इज परमानेंट पार्शियल। आई होप आपको समझा। इट इज परमानेंट पार्शियल। सो व्हाट इज परमानेंट पार्शियल? एक ऐसा डिसेबिलिटी जिसमें वो काम नहीं कर पाएगा जो वो कर पा रहा था एक्सीडेंट होने से पहले।
But can he do other kinds of work? Yes, that's a permanent partial. But what is permanent total? He cannot do any task. It is 100% loss of earning capacity. जैसे कोई कुआं में चला गया. Everybody understood this? Clear है? चलो अभी इसका इंग्लिश पढ़ो. Permanent partial क्या होगा? कैसे याद रखोगे? Reducing earning capacity which employee was doing before accident, and this is mentioned in part 2 of schedule 4. Is this understood well? Then what is total? All work which he was capable of at time of accident, mentioned in of schedule 4, it is 100% loss in earning capacity. सबको समझ में आ गया? Understood everyone? So basically यहाँ पे 3 definition है. One is temporary disablement, second one is permanent partial, and third one is permanent total disablement. I hope आपको समझ में आ गया. I'll repeat one more time. पहला कौन सा है? टेम्पररी डिसेबलमेंट. दूसरा परमानेंट डिसेबलमेंट जो है वो 2 प्रकार में डिवाइडेड है. या तो परमानेंट पार्शियल होता है या तो परमानेंट टोटल होता है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो राइट. डू वी हैव एसी रिमोट इन क्लास? परमानेंट टोटल का एग्जाम्पल, कोमा में चले जाना, टोटल 0 कैपेसिटी. हाँ, यस यस, हैंडीकैप्ड आल्सो. जो व्हील चेयर पे होते हैं, हैव यू सीन? Now next one is gig workers. Okay, gig workers कौन होता है? जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग विथ अनकन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अनकन्वेंशनल? A new way to hire people is called as unconventional. समझा सबको? Read the definition. Come on. Person who works and earns outside of traditional employer-employee relationship. सबको समझा इतना? Come on, write down. This is called as a gig workers. Yes. व्हाट इज गिग वर्कर्स? जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे काम नहीं करता है. ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, ना तो वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है. दिस इज अ न्यू वे ऑफ हायरिंग पीपल. समझा? तो इट इज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? Are we done? Okay, let's go to the next one. चलो अभी हम प्रोविजन शुरू करते हैं. सबसे पहला कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3. प्लीज राइट द हेडिंग. सेक्शन 3, रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. सेक्शन नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एंड cancellation of
एस्टैब्लिशमेंट। लिखा सबने हेडिंग? चलो राइट फर्स्ट पॉइंट इन दैट। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। ये एक्ट किसे अप्लाई करता है बताओ? ईपीएफ के केस में कभी अप्लाई करेगा? जब 20 और मोर आर देयर, ईएसआई 10 और मोर आर देयर, ग्रेचुटी 10 और मोर आर देयर, मैटरनिटी 10 और मोर आर देयर, बीओसीडब्ल्यू जब भी आप डेफिनेशन में आओगे तभी अप्लाई करेगा, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन जब ईएसआई अप्लाई नहीं करेगा तब आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबको समझा इतना? सो यहाँ पे द पॉइंट इज एवरी एस्टैब्लिशमेंट, ओके, एवरी एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू रजिस्टर। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। सबको समझ में आया? जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगा उसके साथ मिलकर क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इज द फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टूड वेल? लिख लिया सबने इतना? दिस विल कम अंडर सेक्शन नंबर 3। 4 से ना वो ट्रस्ट शुरू हो रहा है, बोर्ड शुरू हो रहा है। क्या? हाँ, इसलिए तो हम लोग लिख रहे हैं। एकदम आसान सा पॉइंट था ये। चलो गुड, डन एवरीबॉडी? ओके, नाउ यहाँ से यस, यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। नाम क्या है इसका? सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है ये। व्हाट इज चैप्टर 3? ईपीएफ। तो इसमें हम अलग अलग बोर्ड्स पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाला है? बोर्ड पढ़ने वाले हैं अंडर। समझा? तो ये बोर्ड्स जो है वो आपको आएंगे कौन से फॉर्म में? शॉर्ट नोट के फॉर्म में। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बोर्ड विच इज योर सेक्शन नंबर 4। इसका नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड। अभी ये जो सेंट्रल बोर्ड है दिस इज ऑफ प्रोविडेंट फंड। किसका है ये? प्रोविडेंट फंड का बोर्ड है। अभी देखो इधर, कौन एस्टैब्लिश करेगा इसे? सीजी एस्टैब्लिश करेगा। कौन एस्टैब्लिश करेगा? सीजी एस्टैब्लिश करेगा। एंड सीजी एस्टैब्लिश करेगा एक ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज जिनको साथ में मिलके क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल बोर्ड, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। इज दिस अंडरस्टूड वेल? ओके, अभी उसमें कौन कौन लोग होंगे देखो। एक चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन। पहला कौन? चेयरमैन। दूसरा कौन? वाइस चेयरमैन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने लोग? 5 लोग। कितने लोग? 5 लोग। फिर स्टेट गवर्नमेंट से 15 लोग। सब में मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाउ मेनी पीपल? 15 पीपल। देन एम्प्लॉयर के साइड से 10, एम्प्लॉय के साइड से 10, एंड एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस पर्सन?
दिस इज नोडल ऑफिसर ऑफ ईपीएफ। ईपीएफ का कौन है ये? नोडल ऑफिसर है। वो कौन रहेगा? एक्स ऑफिशियो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो? कॉम्प्लीमेंट्री सीट होता है। यस, ही इज इनटू डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई ही इज एक्स ऑफिशियो हियर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो लेट्स रिवाइज दिस बोर्ड। पहला कौन है? चेयरमैन। फिर कौन है? वाइस चेयरमैन। 5 पीपल फ्रॉम सीजी, 15 फ्रॉम एम्प्लॉयर से 10, एम्प्लॉई से 10। ये कैसे याद रखेंगे? दोनों के इक्वल इक्वल होता है हमेशा। उसके बाद CPFC, दैट इज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? चलो वापस याद करो। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर नंबर याद रखो 5, 15, 10, 10। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? तो 5 कौन है? पहले CG के लोग, 15 कौन है? SG के लोग, 10 कौन है? एम्प्लॉयर के लोग, दूसरे 10 कौन है? एम्प्लॉय के लोग, एंड लास्ट में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। आई होप ये पूरा समझ में आया। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलो तुम्हारे बुक में मार्क करो, मिला ये सब? डन एवरीवन? इस सेक्शन नंबर 4 अंडरस्टूड? किसका बोर्ड है ये? प्रोविडेंट फंड का बोर्ड है। ओके, अभी नाउ यू हैव टू रिमेंबर ESIC। क्या याद रखोगे? सेक्शन नंबर 5 ESIC। EPF का बोर्ड का नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड। ESI के लिए कौन सा है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नाम क्या है? एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी देखो कौन बनाएगा उसको? CG बनाएगा। हु इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट? CG इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट। अभी इसमें कितने लोग होंगे देखो, एक कौन है? चेयरपर्सन, दूसरा कौन है? वाइस चेयरपर्सन। CG के कितने लोग? 5। यहाँ तक सेम था, लेकिन अभी चेंज हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से कितने लोग? 1। UT से 1। रिप्रेजेंटेटिव अगेन सेम, 10 फ्रॉम एम्प्लॉयर, 10 फ्रॉम एम्प्लॉई। देन मेडिकल प्रोफेशन से 2 लोग चाहिए। देन पार्लियामेंट के मेंबर्स 2 फ्रॉम लोकसभा, 1 फ्रॉम राज्यसभा। एंड जैसे पता है EPF में एक नोडल ऑफिसर था, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वैसे यहाँ का कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन। ओके, लेट्स रिवाइज अगेन। कौन कौन है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ थिंग्स चेंज, 1 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम UT। वापस पॉइंट्स सेम हुए, रिप्रेजेंटेटिव वाले बराबर। फिर मेडिकल प्रोफेशन से 2 लोग एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, 2 फ्रॉम लोकसभा, 1 फ्रॉम राज्यसभा, एंड लास्टली डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें ऐसा दिया है, ये जो ESI है स्कीम मैनेज करने के लिए उसने ESIC के अलावा 2 और डिपार्टमेंट्स डाले हैं, एंड वो 2 डिपार्टमेंट्स का नाम है, एक है स्टैंडिंग कमेटी। कौन सा कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी। एंड दूसरा है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल।
So we have three organizations here in ESI. One is corporation, second one is standing committee, and third one is medical benefit council. समझ में आ गया सबको? तो ये corporation will be in superintendence over these two committee. That's why these two committees are called as wings of ESIC. Okay. Now, what is the main duty of standing committee? ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, सारा काम करेगा. क्या काम करेगा? ये सारा काम, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी. तुम लोग ने देखा ना, एडमिशन लेते हैं लोग, पूरा एडमिन काम करते हैं, वैसे स्टैंडिंग कमेटी पूरा काम करेगा. एंड उसको सुपरवाइज कौन करेगा? ESIC. आई होप यू अंडरस्टूड. सो इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्कीम स्टैंडिंग कमेटी. लेकिन डू यू अग्री दैट ESI में तो मेडिकल बेनिफिट्स है, तो स्टैंडिंग कमेटी तो डॉक्टर है नहीं, तो डॉक्टर किधर बैठे हैं बोलो? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में. डिड यू अंडरस्टैंड? अभी सपोज कोई एम्प्लॉई है, वो बोल रहा है अरे मेरा सर दुख रहा है, मैं 6 दिन नहीं आऊँगा, एंड मेडिकल बेनिफिट भी ले रहा है, प्लस झूठ भी बोल रहा है, प्लस पीरियोडिकल बेनिफिट भी ले रहा है, तो डोंट यू थिंक ये तो स्कैम हो जाएगा? इसलिए डू यू अग्री दैट पेशेंट पे नज़र रखना पड़ेगा, किसको बेनिफिट जा रहा है, किसको बेनिफिट नहीं जा रहा है, ये सब मैटर्स कौन देखेगा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल देखेगा. सो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या करेगा? असिस्ट. क्या करेगा? असिस्ट. असिस्ट ऑन विच मैटर्स? मेडिकल बेनिफिट मैटर्स. एंड असिस्ट टू whom? स्टैंडिंग कमिटी एंड ESIC. एवरीबडी अंडरस्टूड द वर्ड? व्हाट इज द वर्ड यू हैव टू रिमेंबर? असिस्ट याद रखना है. समझा? उसके बाद आपका फेवरेट, सच अदर ड्यूटीज. इज एंटायर पॉइंट अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अभी तुम्हारे बुक में चेक करो. है? राइट डाउन. क्या दिमाग कर रही है रे? बता. इसको बोलते ब्रेन फॉग.
Now the next one is section number 6, and you have to write section 6 as well because only half of the part was given. So in this we have 2 boards, लेकिन ये boards किसके हैं देखो. Is it of EPF or ESI? The answer is no. It is for unorganized workers. तो एक नेशनल लेवल पे है और दूसरा स्टेट लेवल पे है. ये बोर्ड का पूरा नाम क्या है पढ़ो. नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एंड दूसरा नाम क्या है, स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. पहला है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हुम? सीजी. ऑब्वियसली ये सेंट्रल लेवल पे है. So it shall consist of what? Union. Have you heard of Ministry of Labor and Employment? सुना है आपने? तो जो सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है उसका जो हेड होगा that is going to be the chairperson of this. Everybody understood? And उसका जो सेक्रेटरी होगा वो वाइस चेयरमैन होगा. Everybody understood? The head is going to be the chairman. The secretary is going to be the vice chairman. Simple है. दूसरे 40 members रहेंगे. कितने members? कितने members? 40 members. All 40 nominated by whom? CG. अभी इसमें याद रखो 777. पहले 7 वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे 7 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे 7 हैव यू हर्ड ऑफ जाने माने लोग, eminent person from civil society. Everybody understood? That means someone who holds a very good name in the society. So these are 777. Do you agree these 7 people are very independent? Yes, that's why their decision matters. Who all are 37? 1 from worker, 1 from employer and 1 from civil society. किसी को भी उठा के ले लेंगे? नहीं, eminent persons चाहिए. Then 2 members from Lok Sabha and Rajya Sabha. 10 from CG, 5 from SG, 1 from UT. सबको समझा मैंने जो भी बोला. एंड आपका जो डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर है वो होगा मेंबर सेक्रेटरी. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? चलो वापस पढ़ो. इट शैल कंसिस्ट ऑफ ABCD. A talks about chairman, B talks about vice chairman, C talks about members, D talks about member secretary. Is this understood well? कितने members है? 40 members है. अभी numbers याद रखो. 7, 7, 7. Workers, employers, civil society. Then 2 from, then 10 from CG, 5 from SG and 1 from UT. And who is going to be the member secretary? Everybody understood? Director General of Labor Welfare. अभी आपको स्टेट एंड नेशनल कंपैरिजन फॉर्मेट में पढ़ना है तो वो इजी होगा. देखते हैं. यहाँ पे स्टेट बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट. अभी इट विल कंसिस्ट ऑफ again Ministry of Labor and Employment, but at state level. That is going to be the chairperson. उसका सेक्रेटरी कौन बनेगा? वाइस चेयरपर्सन. थोड़ा सा चेंज है. वहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं था. 1 member will be from Ministry of Labor and Employment from union level. I hope आपको समझ में आया. यूनियन लेवल समझा? कौन? जो सेंट्रल लेवल पे है वहाँ का एक मेंबर इधर आएगा. ये एक अलग पॉइंट है. फिर वहाँ पे 40 मेंबर्स थे, यहाँ पे 31 मेंबर्स है. वहाँ पे नॉमिनेटेड बाय CG था, यहाँ पे नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है. कैन यू सी फर्स्ट 7 सेम है, तीसरा 7 नहीं है. 2 फ्रॉम, डू यू नो दैट स्टेट गवर्नमेंट के इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. ओके वहाँ पे पता है पार्लियामेंट के लोग थे. यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगा. कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा. 5 people फ्रॉम एमिनेंट मेंबर्स एंड 10 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. सबको समझा? क्लियर? नाउ मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट. वहाँ पे कौन था?
डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर। आई होप आपको दोनों समझ में आया। अभी दोनों का टेन्योर सेम है, 3 years 3 years। अभी मीटिंग देखो फर्क है, दिस इज थ्राइज इन अ ईयर एंड स्टेट लेवल का वंस इन ईच क्वार्टर। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कोई डाउट यहाँ तक? ओके लिखो, राइट इन कंपैरिजन फॉर्मेट ओनली। फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका? व्हाट इज एमएलई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
डन. स्लो स्ट्राइक पे हो गया तुम लोग, इतना स्लो कौन लिखता है? Are you people writing tenure? उसके बाद फोर्थ इज मीटिंग एंड फिफ्थ वन फंक्शन, जो आपके प्रिंट आउट से हम मार्क करेंगे. ओके, टोटल 5 पॉइंट्स. आपका टेस्ट कब है? एंड टुमारो टेस्ट नहीं है कल? थर्सडे को है. Can we go to functions? You have to write the functions also. Shall I start writing? Okay, first point. Recommend suitable schemes. Recommend suitable schemes for different sections of unorganized workers. For different sections of unorganized workers.
Okay, second, advise CG on matters of administration of this code. On matters of administration of this code. तीसरा, monitor such social welfare schemes. Monitor such social welfare schemes for unorganized workers. For unorganized workers. Next, review record keeping functions. Review record keeping functions performed at state level. Performed at state level. Next, review expenditure. Review expenditure from the fund. From the fund. Everybody understood this? समझा? चलो ये वर्ड्स याद रखो. पहला कौन सा वर्ड है? recommend. दूसरा advice. तीसरा monitor. चौथा review. पांचवा review. Recommend what? Schemes. Right? Then advise on what? Matters. Monitor what? Social welfare schemes. Review what? Record keeping. At which level? State level. And review what? Expenditure. खर्चा किधर किया है. Okay. Now when you go to functions of this particular board, which board? State board. तो वहाँ पे लिखो same like नेशनल बोर्ड. सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी. सीजी के बदले क्या आएगा? एसजी आएगा. एंड याद है रिव्यू था. रिव्यू रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच लेवल? स्टेट लेवल. तो यहाँ पे कौन सा लेवल आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा. बस ये दो चेंजेस है. सो चेंज विल बी देयर इन विच पॉइंट? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा. एंड आई थिंक रिव्यू वॉज योर फोर्थ पॉइंट, राइट? सो रिव्यू रिकॉर्ड कीपिंग एट स्टेट लेवल के बदले कौन सा लेवल आएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा. बाकी ऑल रिमेनिंग द सेम. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कोई डाउट यहाँ तक? दिस वॉज योर सेक्शन नंबर 6. व्हाट इज सेक्शन नंबर 4? विच बोर्ड? ईपीएफ का बोर्ड आएगा जिसका नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. व्हाट इज सेक्शन 5? ESIC. अभी तो पढ़ा था थोड़े टाइम पहले. कौन सी दुनिया में रहते हो? एंड व्हाट इज 6? नेशनल बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड. एवरीबडी अंडरस्टूड ऑल? ओके. नाउ वी गो टू सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 हेडिंग डालो सिर्फ. स्टेट लेवल पे होता है. ये कौन से लेवल पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है. BOCW. This is always at state level. This does not happen at central level. And वहाँ पे पेज नंबर डाल के रखो. This is page number 162. ओके. अच्छा, ये जो है वो किसके लिए है बताओ? BOCW के लिए है. कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा. ओके. जो बाजू में लिख के रखो, हु शैल कॉन्स्टिट्यूट? स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड जिसका नाम होगा स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. एंड वो काम क्या करेगा? परफॉर्म फंक्शंस एज असाइंड.
इतना मार्किंग कर लिया सबने? नाउ व्हेन यू गो टू द सेकेंड पॉइंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ये बोर्ड जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जैसे कंपनी के होते हैं. इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, बी sued and its sue in its own name. समझा सबको? दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बोर्ड. देन कम्स अ कंपोजिशन. ओके, कौन अपॉइंट करेगा बताओ? स्टेट गवर्नमेंट. एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा, जो कौन नॉमिनेट करेगा? सीजी. चेयरमैन कौन नॉमिनेट करेगा? एसजी. एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15. तो 1 + 1 + 15 है. एक चेयरमैन है एसजी का, एक कौन है? यस, एक मेंबर है सीजी का, एंड तीसरा कौन है? सच अदर मेंबर्स. 15 मेंबर्स. एवरीबडी अंडरस्टूड? लेकिन ये जो 15 मेंबर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे. किसके रिप्रेजेंटेटिव? इक्वली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. एवरीबडी अंडरस्टूड? एंड इसमें 1 मेंबर हैज टू बी कंपल्सरीली अ वुमेन. ओके, नेक्स्ट पेज पे मार्क कर लो. इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई with at least 1 member of board should be a woman. Done everyone? इनका जो टर्म्स कंडीशन है सब कुछ दिया है एज में बी प्रिस्क्राइब. दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट. डायरेक्टली कम टू फंक्शंस. एंड ये फंक्शंस आपको बुक में लिखने पड़ेंगे. समझा? सो बी पॉइंट इज discharging the functions. Who is going to discharge the functions? The secretary will be there, and secretary will be the chief executive officers. सबको समझा? BOCW secretary अपॉइंट करेगा एंड secretary सब कुछ काम करेंगे. Who is doing all the functions for the ESIC? Do you remember standing committee? Likewise, in this, who is going to be doing everything? Secretary. Secretary is going to be chief executive officer. Now write the next point here, functions, and functions आप रेफर करोगे नोटबुक में. टेक आउट योर नोटबुक एंड वहाँ पे लिखो state the functions of state the functions of state board of BOCW. स्टेट बोर्ड ऑफ BOCW. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है. ओके, फर्स्ट वन, प्रोवाइड डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट. प्रोवाइड डेथ एंड disability benefit. Provide death and disability benefit to beneficiary or his dependent. Does this sound similar to ESI? Yes. Next. Or dependent. Next. Make payment of pension. Make payment of pension
to beneficiary who have completed 60 years. तो पेंशन कितने साल के बाद मिलेगा? 60 years. 60 हाँ, who has completed 60 years. Next, pay premium for group insurance scheme. Pay premium for group insurance scheme. Next, make payment of maternity benefit. Make payment of maternity benefit to beneficiaries. Next, frame skill development and awareness scheme. Frame skill development and awareness schemes for beneficiary. Frame skill development and awareness schemes for beneficiaries. सबको समझा? All functions. Next we are going to section number 8. Write the heading. This is a common point for all social security boards. सबके disqualifications हैं. If you fall under this, you cannot be member or chairman or vice chairman of any of the social security boards. This is your section number 8. What was section 4? Section 4 क्या था? EPF था, मतलब central board. Section 5 ESIC. Section 6 organized, that is national level as well as state level. Then 7 was BOCW. 8 है disqualifications. This is applicable to all boards. Okay, just write the page number over there. Can we start? सबसे पहला, do you know what is adjudged insolvent? Declared as insolvent. कोर्ट ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया? Insolvent. तो क्या वो मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी बन सकता है? नहीं बन सकता. दूसरा, लुनाटिक या तो अनसाउंड माइंड. व्हाट इज लुनाटिक? आधा पागल. ओके. एंड अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड में कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लुनाटिक और इडियट. अगर आपने ऐसा पढ़ा था तो इडियट इज पूरा पागल, लुनाटिक इज कभी कभी पागलपन के जिसे दौरे पड़ते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एक दूसरे को पॉइंट आउट मत करो. लुनाटिक और अनसाउंड माइंड. तीसरा, डू यू नो मॉरल टर्पिट्यूड? You are convicted of that. Fourth, एम्प्लॉयर ने कोई ड्यूज में डिफॉल्ट किया है, जैसे कि ESI ड्यूज, EPF ड्यूज. एम्प्लॉयर ने किस में डिफॉल्ट किया? ड्यूज में. Then, do you remember some members were from parliament? स्टेट लेजिस्लेचर से थे. सपोज वहाँ से कुर्सी खाली हो गई तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे ना, बिकॉज दे आर एक्स ऑफिशियो. एवरीबडी अंडरस्टूड? विच वन इज कॉम्प्लीमेंट्री सीट? दिस वन. सो इफ यू लूज दैट, दे ऑल्सो लूज दिस वन. अंडरस्टूड? सो बीइंग मेंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, they are member of social security just because they are member of parliament. Okay, so when he ceases to be such member of parliament, he should disqualify. Everybody understood this? कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा समझ में आ गया? Okay, just a minute. Yes. Now let's go ahead with, yes.
यहाँ पे आपका सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स का सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद थर्ड कौन सा है? EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओके, चलो हेडिंग डालो। चैप्टर 3 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या आपको इसका अप्लीकेबिलिटी याद है? 20 और मोर। वेरी गुड। इज दिस इंश्योरेंस बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट? इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट। वेरी गुड। So right heading chapter 3 EPF, and who is the nodal officer for this? Central Provident Fund Commissioner। याद रखना है इसमें। तो ये कौन से सेक्शन से शुरू होता है? सेक्शन नंबर 14। Can we begin with this? ओके, डू यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 4? हमने सेंट्रल बोर्ड पढ़ा था, याद आया कुछ? अभी सेंट्रल बोर्ड में कुछ ऑफिसर्स है। हु इज गोइंग टू अपॉइंट द सेंट्रल बोर्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा? तो वापस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज डेडिकेटेड टू होम? EPF। ओके, सो इसका जो कर्ता धर्ता होगा वो एक होगा। इसका नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज गोइंग टू बी द CEO ऑफ द बोर्ड। एवरीथिंग विल बी डन अंडर हिज सुपरविजन। दैट्स व्हाई द नोडल ऑफिसर इज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Now being head, he has general control and superintendence power. What is meaning of superintendence? कुछ भी गलत हो रहा है वो जो बोलेगा वैसा होगा। Everyone, yes, superior power over the central board. तो ये दोनों ही सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बारे में था। आई होप आपको समझा। नाउ ये सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की सहायता के लिए CG एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करेगा। किसे अपॉइंट करेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। किन दो ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर टू असिस्ट whom? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ओके, now there are other commissioners who will be appointed and who will be working under whom? Central Provident Fund Commissioner। अभी इसका ना पहला वर्ड याद रखो, देखो मैंने सर्कल किया है। पहला एडिशनल, दूसरा डेप्यूटी, तीसरा रीजनल, चौथा असिस्टेंट। याद हो गया सबको? पहला कौन? एडिशनल, डेप्यूटी, रीजनल, असिस्टेंट। तो सबसे ऊपर कौन आएगा? सेंट्रल। सेंट्रल के बाद एडिशनल, एडिशनल के बाद डेप्यूटी, डेप्यूटी के बाद रीजनल, रीजनल के बाद असिस्टेंट। ये सारे कमिश्नर्स है। दिस आर द हायरार्कीज। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एंड हु इज गोइंग टू लीड द शो? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सबको समझा यहाँ तक? कोई डाउट है? ओके, एनी डाउट इन दिस सेक्शन? कोई भी डाउट है तुम्हें? सारा समझ में आ गया? ओके, चलो अभी हम कल मिलेंगे।